हेलो दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के 10 इम्पोर्टेंट MCQ जो हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के MCQ को। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न विटामिनों में से कौन सा हमारी अपनी त्वचा में संश्लेषित होता है, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारी त्वचा द्वारा संश्लेषित होता है। देखिए ऐसा एक ही विटामिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। विटामिन डी ऐसा विटामिन है जो हमारी शरीर में हमारी त्वचाओं द्वारा संश्लेषित हो जाता है। देखिए जैसे हमें कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को तो हम खाते हैं नहीं, वो हमारी त्वचा पर हमारे शरीर पर पड़ते हैं और हमारे शरीर में वो संश्लेषित होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, देखिए सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर ही हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ विटामिन जब आया है नाम, तो विटामिन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन, तो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलनशील है और 2 विटामिन जो हैं वो पानी में घुलनशील है। कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, अब चलिए जो ऑप्शन में चारों विटामिन थे उनके बारे में देख लेते हैं। विटामिन ए जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये SSC का क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन जो है वो पाया जाता है। तो दोस्तों गोल्डन राइस में जो है वो रेटिनॉल यानी विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। SSC द्वारा इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B9 और विटामिन B12। जैसे विटामिन B1 को हम कहते हैं थायमिन, विटामिन B9 को कहते हैं फोलिक एसिड और विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबोलिन। ये जो विटामिन B9 है, देखिए फोलिक एसिड ये ब्लड बनाने के काम में आता है, यानी कि जब एनीमिया से कोई ग्रसित होता है तो उसे विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं। देखिए पोलिश राइस, अब जैसे हमने वहाँ पे कहा कि विटामिन बी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, B1, B9 और B12। उसी तरह विटामिन पूछ देगा आपसे, ये भी SSC द्वारा लगातार पूछा गया प्रश्न है कि पोलिश राइस में किस विटामिन की कमी होती है, जिसे पोलिश राइस में विटामिन B1 की कमी होती है, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। B1 की कमी होती है या पोलिश राइस में थायमिन की कमी होती है। ठीक है, B12 यानी कि कोबाल्ट। B12 ये कैंसर रोगियों को रेडिएशन के तौर पर कोबाल्ट दिया जाता है। ठीक, अब देखिए विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो है वो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है जिसे हम नाविक रोग के भी नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल ये बच्चों में और वयस्कों में दोनों में पाए जाते हैं इसकी कमी से। तो विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में है वो रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेरिया नामक रोग होते हैं। अगर किसी वयस्क को ये ऑस्टियोमलेरिया नामक रोग होता है तो डॉक्टर द्वारा उसे 45 मिनट तक डेली सूर्य की लाइट में रहने के लिए कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए हमने कल भी पिछले क्लास में ये जो 10 क्वेश्चन की सीरीज है ये डेली चलती रहेगी आपके लिए। पिछले क्लास में हमने जियोग्राफी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल पर और उस सेशन को भी एक बार ज़रूर देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी की जाती है? देखिए, स्वपोषित जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषित जीवों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी की जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। देखिए, स्वपोषित जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत ही अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनलाइट चाहिए। ये तीनों चीज़ जरूरी होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकता जो है स्वपोषी जीव अपने अंदर पूरी करते हैं। देखिए, स्वपोषी वे जीव जो कच्चे माल और ऊर्जा से अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। उन्हें उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। उत्पादक का मतलब कि वो अपना भोजन खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उन्हें उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। स्वपोषी जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, हमारा जल और सूर्य की एनर्जी चाहिए, सूर्य की लाइट चाहिए। तो स्वपोषी जीव जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। स्वपोषी के उदाहरण हरे पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि इसके जो है एग्जाम्पल है। ओके, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक जो है वो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हमेशा आता रहता है। तो इसका आंसर हमें याद रखना है कि जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, सही बात है। निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रम द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए, ऊर्जा जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, ठीक है, सही बात है। तो ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी कि उपापचय, मेटाबॉलिज्म। हमें जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहता है ना कि आपके अंदर मेटाबॉलिज्म की कमी हो गई है। मेटाबॉलिज्म की कमी के लिए हमें क्या देता है? विटामिन की गोलियाँ देता है, जिससे हमारे सेल जो है एक्टिव होते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा का फिर से संचार होता है। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए कहते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपको भूख लगेगी तो आप खाओगे और मेटाबॉलिज्म जो है आपका बढ़ेगा। तो जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए मेटाबॉलिज्म हमारा सही होना चाहिए, यानी कि उपापचय की क्रिया होती रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखिए, इसके बारे में जानते हैं। जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। हमने कहा कि जीवन यापन के लिए, जीवन को बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो उसी तरह जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह जीवन को बढ़ाने में सहायता करता है, हाँ सही बात है। यह जीवन के प्रजनन में सहायक होता है, हमारे पास एनर्जी रहेगी तभी तो प्रजनन होगा, तो जीवन के प्रजनन में सहायक होता है। और यह जीवों में ऊर्जा का संचालन भी करता है। तो उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे, देखिए अभी आ गया, जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुतम इकाई है। उपापचय की क्रिया में अभी पीछे हमने पढ़ा कि उपापचय की जो क्रिया है उससे हमें एनर्जी, क्षमता और प्रजनन की क्रिया करने के लिए हमें क्षमता मिलती है। ठीक है, जनन यहाँ पे दिया है, जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुतम इकाई है। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल, यानी कि कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुतम इकाई है? सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, हो जाएगा कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, देखिए जीवधारियों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? इसे हम कोशिका कहते हैं। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका यानी कि सेल की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक द्वारा 1965 में कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका सबसे छोटी इकाई है, ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर हमारे अंग का निर्माण करते हैं,
अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर हमारी एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कोशिका सबसे छोटी इकाई है। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुतम इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी सही था, कोशिका। ठीक है, ये देखिए इसके पिक्चर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति पादप कोशिका को पशु कोशिका से अलग करती है? पादप कोशिका को पशु कोशिका से अलग करती है किसकी उपस्थिति? देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा भी, हमारे ये तो 7th या 8 में भी है कि पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर हम लोग छोटे में भी पढ़ते आए हैं। तो देखिए, गोल्गी जाय, कोशिका भित्ति, गोल्गी जाय, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये तो आमतौर पर इन दोनों में मिल जाएंगे, पर न क्या होती है, कोशिका भित्ति जो है वो दोनों में मौजूद नहीं होती है। सिर्फ पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो किसकी उपस्थिति पादप कोशिका को पशु कोशिका से अलग करती है? तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट आंसर है। ठीक है, ओके, देखिए, कोशिका भित्ति एक कोशिका का बाहरी आवरण होता है और यह पादप कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली को घेरता है और स्तन शक्ति, यांत्रिक और परासरणी तनाव से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में मौजूद होती है और पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। हमने अभी पढ़ा ना कि जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में मौजूद होती है और पशु के कोशिकाओं से अनुपस्थित होती है, और यही इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं दोनों में मौजूद होती है। हमने यहाँ पे पढ़ा ना झिल्ली, ये देखिए कोशिका झिल्ली, वही प्लाज्मा झिल्ली जो है वो पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं दोनों में मौजूद होती है। केंद्रक भी मौजूद होते हैं, गोल्गी जाय भी मौजूद होते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति दोनों में नहीं पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंगिक जनन वाले पुष्पी पादपों में युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट क्या है? तो गैमेटोफाइट है, इसमें गैमेटोफाइट के एक पार्ट में, सिर्फ एक पार्ट में जो है वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हैप्लाइड है इसमें भी एक पार्ट में ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। और जो डिप्लॉयड है इसमें 2 पार्ट में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके, तो लैंगिक जनन वाले पुष्पी पादपों के युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट क्या है? तो ये अगुणित यानी कि हैप्लाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पी पादपों के बीज किसके द्वारा निर्मित होते हैं? जो पुष्पी पादप होते हैं उनके बीज किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो पुष्पी पादपों के बीज जो हैं वो भ्रूण, खाद्य निचय यानी कि फूड रिजर्व और आवरण द्वारा निर्मित होते हैं। पुष्पी पादपों के बीज किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो पुष्पी पादपों के बीज ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, भ्रूण, खाद्य निचय यानी कि फूड रिजर्व और आवरण द्वारा निर्मित होते हैं। देखिए, पुष्पी पादपों में त्रिगुणीय भ्रूण कोष पाया जाता है। पुष्पी पादपों में त्रिगुणित भ्रूण कोष पाया जाता है। ये त्रिगुणित भ्रूण कोष पाया जाता है। तो यहाँ पे एक तो भ्रूण हो गया, दूसरा खाद्य निचय हो गया और तीसरा आवरण हो गया। ये 3 गुणित भ्रूण कोष हो गया। तो पुष्पी पादपों में जब त्रिगुणित भ्रूण कोष पाया जाता है तो त्रिगुणित भ्रूण कोष के ये उदाहरण हो जाएंगे भ्रूण, खाद्य निचय और आवरण, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी आदर्श शुष्क क्षेत्र में एक किसान दावा करता है कि उसकी कृषि पद्धति पर्यावरण के बहुत अनुकूल है। उसके खेत की निम्नलिखित में से कौन सी पद्धतियाँ इस दावे की उचित ठहरा सकती है? किसान ने क्या दावा किया? किसान दावा करता है कि उसकी कृषि पद्धति पर्यावरण के बहुत अनुकूल है। ठीक है, तो इसमें देखिए पर्यावरण के अनुकूल, इसमें आप खुद भी ढूंढिएगा कि पर्यावरण के अनुकूल इसमें क्या क्या है। पहले ढूंढते हैं वृक्षों का कतार लगाना, ये हमने पढ़ा है कि वृक्ष जब कतार में होते हैं तो मृदा के कटाव को रोकते हैं, ये पर्यावरण के अनुकूल है सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
फसलों की हेर फेर की पद्धति अपनाना, जैसे हम अगर अपने खेतों में एक ही फसल को बार बार रिपीट करते हैं ना, तो वहाँ की उर्वरक क्षमता, उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता घटती है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस बार हमने अरहर की खेती की तो अगले बार हम दूसरी खेती करेंगे, अगर लगातार हम अरहर की खेती करेंगे तो उर्वरक क्षमता जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये भी पर्यावरण के अनुकूल है। तीसरा देखिए, बड़े पैमाने पर संचार व्यवस्था अमल में लाना, ये तो कोई पर्यावरण के अनुकूल से लगता है नहीं, तो इसको काटिए। और देखिए चौथा देखिए, जैव उर्वरकों का प्रयोग करना, जैव उर्वरक प्रयोग कीजिए तो हमारे खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ी रहेगी और फसलों को नुकसान भी नहीं होगा। तो ये 1, 2 and 4 सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2 and 4। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज आप हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हाँ, और जो इसकी सीरीज चल रही है प्रतिदिन, देखिए मैं आपको एक बार बता दूं कि ये सीरीज जो है डेली चलेगी। एक दिन हिस्ट्री होगी, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर आपकी जियोग्राफी, ऐसे ही सभी टॉपिक पर क्विज जो है वो चलती रहेंगी। सो दोस्तों प्लीज़, हमने जो पिछला टॉपिक किया हुआ है जियोग्राफी का, जाइए उसे देखिए, उससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। हिस्ट्री की क्लास होगी, अगले सेशन में हिस्ट्री होगा। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।